अगर माने यहाँ से हमने देहरादून जाना और किसी व्यक्ति को हम सलाह देना चाहते हैं कि भाई तू देहरादून कैसे कैसे जाएगा, तो हम उनको 2-3 सलाह दे सकते हैं। हम कहेंगे भाई देखिए यहाँ से जो है चंबा तो जाना ही जाना है, उसके बाद एक रास्ता वाया मसूरी धनोल्टी होकर के है, और उसके बाद मसूरी जाएगा, मसूरी से बाद आप देहरादून पहुँच जाएंगे। दूसरी सलाह ये कि हम चंबा से जो है सीधे और वैद्य रोड को चलते हुए आगरा खाल होते हुए चंबा नंदनगर होते हुए ऋषिकेश जाएंगे और उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। एक सलाह हम दे सकते हैं कि इसके बाद एक बार जो यहाँ से देवप्रयाग जाइए हिंडोला खाल होते हुए और उसके बाद ऋषिकेश आकर के आप जा सकते हैं। तो कम से कम 2-3-4 सलाहें देनी चाहिए किसी भी कार्य। तो सड़क की बात है, पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में वैसे हो सकता है। और उसके बाद ये बताइए कि अगर आप वाया मसूरी जाते हैं तो आपको बीच में टूरिस्ट प्लेस धनोल्टी मिलेगा, काना ताल मिलेगा। आप चाहें तो आपके पास समय है तो आप उसका वहाँ का भी आनंद ले सकते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप मसूरी भी घूम सकते हैं, लेकिन इसकी दूरी ये है। दूसरी सलाह ये कि ऑल वेदर रोड है, बहुत चौड़ी रोड बनी हुई है, बहुत फर्स्ट क्लास है, पता ही नहीं चलता, इतना आनंदमय है। और उसके बाद आपका नरेंद्र नगर आएगा। नरेंद्र नगर में भी हमारे कुछ ऑफिसेज हैं, अगर आपका वहाँ पर कुछ काम है तो आप वहाँ काम कर सकते हैं। फिर ऋषिकेश जाएंगे, फिर देहरादून जा सकते हैं। उसके बाद हम कहेंगे कि भाई देवप्रयाग का रास्ता लंबा है, लेकिन अगर आप चाहें तो हिंडोला खाल घूम सकते हैं, जाखणीदार घूम सकते हैं, और बीच में डाइम की दीवार आएगी, उसका भी आप लुत्फ उठा सकते हैं। और फिर उसके बाद आप पहुँच जाएंगे हिंडोला खाल से देवप्रयाग, लेकिन ये रास्ता थोड़ा लंबा है। उसके बाद जो सलाह लेने वाले हैं उसके ऊपर छोड़ दीजिए कि वो कहाँ से जाना चाहिए। जबरदस्ती मार पकड़ के उसको ये मत बोले कि तो वाया देवप्रयाग जाओ, तुम वाया जो है ऑल वेदर रोड होते हुए ऋषिकेश नंदनगर होके जाओ, और तुम वाया जो है मसूरी जाओ। वो उसका डिसीजन है, वो जहां से जाएगा जाना चाहेगा चले जाएगा। उसी प्रकार से पढ़ाई लिखाई है। बच्चे को बता दीजिए कि इंटर के बाद तुम बीटेक कर सकते हो, अगर आप टेक्निकल एजुकेशन लेना पसंद करते हो, अगर आप देश दुनिया का आनंद लेना चाहते हो, देश के लिए कुछ करना चाहते हो, आप उसके बाद कह सकते हैं इंटर के बाद आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आजकल कई साइडेड हैं। और उसके बाद आप रिसर्च कर सकते हैं, आप डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर बन सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, कई बातें कर सकते हैं, मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। लेकिन जिन साइड की जिसकी भी हम सलाह देना चाहते हैं बच्चे को, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी आउटलाइंस बतानी जरूरी है कि मेडिकल लाइन में क्या होता है, इंजीनियरिंग लाइन में क्या होता है, रिसर्च लाइन में क्या होता है। ये सारी बातें थोड़ी थोड़ी बता करके उसके बाद बच्चे के ऊपर छोड़ दीजिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, और उसका अपना डिसीजन लेने दीजिए, उसको अपना डिसीजन लेकर बनने दीजिए। ये जो है गुण होना चाहिए सलाहकार का, गार्जियंस का, टीचर्स का। लेकिन जो टीचर अपनी बात को थोपते रहते हैं कि नहीं साहब तुम्हें तो मैथमेटिक्स पढ़नी है, चाहे उसका इंटरेस्ट इंग्लिश में है लेकिन मैथमेटिक्स पढ़ रही है, वो बच्चे को जो है बरगलाते हैं और जीवन में उसको जहां जाना चाहता है उसकी राह को भटका देते हैं। तो प्यारे साथियों, बच्चों के साथ ऐसा न करें। और रही बात बच्चों की, तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे कभी कभी ये प्रश्न पूछता हूं, मैं स्कूलों में जाता रहता हूं, और मुझे इस बात की खुशी है कि जब हमारे जो ये शिशु मंदिर हैं, विद्या मंदिर हैं, ये बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मुझे इस बात का पूरा संज्ञान है। और इनके साथ हमारे जो गार्जियंस हैं, आप भी मेहनत करते हैं, ये भी बड़ी खुशी की बात है। अपने जीवन में अगर हम अपने बच्चे को संस्कारवान, काबिल बनाते हैं, तो उसका अर्थ ये नहीं है कि आप सेल्फिश हैं, केवल अपने परिवार को बना रहे हैं। आप भी जो है, जो देश की एक यूनिट है, परिवार एक पहली यूनिट है, और उस यूनिट को अगर आप अच्छा बनाते हैं तो आप देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आप देशभक्त हैं, क्योंकि सभी लोगों के घर में बच्चे हैं, सभी लोग माता पिता हैं, सभी लोग गार्जियन हैं, और अपने अपने परिवार को, बच्चों को संस्कारवान बना दें, काबिल बना दें, तो पूरा देश हमारा काबिल हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अपने परिवार को जो अच्छा बना रहे हैं, संस्कारवान बच्चे बना रहे हैं, वो बड़े तारीफ के काबिल है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, हम स्कूलों में जाते रहते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कई बार कि आप स्कूल आते क्यों हैं? क्या बिना स्कूल आए भी आपका काम चल सकता है? स्कूल में आने का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि आप बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा लिख लेते हैं, बहुत अच्छा खेल लेते हैं, और पढ़ाई करने के साथ साथ आप उसके बाद एक अच्छे नंबर ले आते हैं। स्कूल का मात्र इतना बड़ा उद्देश्य नहीं है। अभी जो है मेरे बच्चों से बात करने का समय इतना नहीं है, कभी दूसरे दिन आकर के मैं आपसे अधिक बात करूंगा, मतलब क्वेश्चन करूंगा। लेकिन स्कूल में आने का जो मुख्य उद्देश्य है, और स्कूल का जो उद्देश्य है जीवन में, इस समाज में, वो ये है कि बच्चों के अंदर लीडरशिप के गुण डेवलप करना। लीडरशिप के गुण डेवलप करना हमारा उद्देश्य है।
हमारा उद्देश्य ये नहीं कि आप जो है फर्स्ट डिवीजन ले आओ, 90% ले आओ, 80% ले आओ, ये उद्देश्य नहीं है। वास्तव में जो उद्देश्य है स्कूल का वो ये है प्यारे बच्चों कि आपके अंदर लीडरशिप के गुण डेवलप किए जा सके। और लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि आपको हम कोई चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं, प्रधान के चुनाव के लिए, इसका मतलब ये नहीं। और उसका उद्देश्य ये भी नहीं है कि आप चुनाव न लड़ें जीवन में। एक बार कौटिल्य ने कहा था कि जो अच्छा इंसान है जीवन में, समाज में जो अच्छा इंसान है, ईमानदार है, कर्मठ है, सजग है, उसको जीवन में चुनाव जरूर लड़ना चाहिए। क्योंकि चुनाव के बाद जब अच्छे लीडर्स आगे आएंगे तो देश का उद्धार होगा, देश प्रगति करेगा। वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर लीडरशिप का मतलब प्यारे बच्चों ये है, मेरा उद्देश्य जो बोलने का ये है कि आप पढ़ने लिखने के बाद जहां भी रहें इस जीवन में, आप टेहरी रहें, बंबई कलकत्ता रहें, गांव में कहीं भी रहें, जहां भी आप रहेंगे वहां पर आप समाज के बीच में सबसे आगे रहें, वहां पर अग्रणी रहें, लोग आपको लाइक करें, लोग आपको अच्छा माने। और जिस दिन आप वहां पर नहीं हैं, लोग आपकी अनुपस्थिति को महसूस करें कि वो व्यक्ति गए कहां। एक ऐसे लीडरशिप के गुण आपके अंदर होने चाहिए। और वो तब आते हैं जब हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। केवल सेल्फिशनेस नहीं होती हमारे अंदर, अपने लिए नहीं सीमित होते हैं, वो तब आती है। और 4 बातें ऐसी हैं जीवन में कि जिसके आधार पर आपके अंदर लीडरशिप के गुण आएंगे अभी से। और वो 4 बातें शॉर्ट में बताऊंगा, आप चाहें तो बाद में नोट कर लेना, कोई कठिन बात नहीं है, बहुत सरल है। पहली बात प्यारे बच्चों ये है कि जब आप किसी से बातें करें तो आपकी आंख जो है उस आदमी की आंख से मिली होनी चाहिए। जैसे इस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप सबकी आंखें मेरी आंख से मिली होनी चाहिए। आई कांटेक्ट इसको कहते हैं। लीडरशिप का पहला गुण है ये जीवन में कि जब कभी आप बातें करें तो आंख से आंख मिला के बातें करें। ऐसा गुण आपके अंदर आना चाहिए। आप क्लास में पढ़ रहे हैं, आपके सामने टीचर हैं, आपके सामने ब्लैक बोर्ड है। जिस समय टीचर आपसे बात कर रहे हैं उस समय आपकी टीचर्स की आंख से आंख की आपकी मिली होनी चाहिए। और जैसे ही झट उनका हाथ ब्लैक बोर्ड की तरफ जाता है तो आपकी आंखें ब्लैक बोर्ड पे होनी चाहिए। उस समय ब्लैक बोर्ड आपसे बात कर रहा है। एक ऐसा गुण डेवलप होना चाहिए। ये लीडरशिप का पहला गुण है जीवन में। और जब हम ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे करके हम अपने अंदर कुछ ऐसा पाते हैं, ऐसा महसूस करते हैं कि हमें बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी खुशी होती है अंदर से। और दूसरा गुण यह है कि अपनी बात को कहने का तरीका आना चाहिए। अपनी बात को कैसे दूसरे के सामने प्रस्तुत किया जाता है वो तरीका आना चाहिए। उसके लिए पहली बात यह है कि आपके मुंह से निकलने वाला प्रत्येक शब्द, उसका प्रोनाउंसिएशन स्पष्ट होना चाहिए, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। आप इस ढंग से बोले अपने मुंह से जब कुछ बोलते हैं कि दूसरा व्यक्ति उसको सुनना पसंद करे। इस ढंग से बोलने का टेक्निक आनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है, स्कूलों में हम लोग रहे हैं कि 2 बच्चे प्रिंसिपल से मिलने जाते हैं। एक बच्चे की बात तो प्रिंसिपल ने बिल्कुल सुनी नहीं कि उनको समझ में नहीं आया कुछ क्या बोला, और दूसरा बच्चा जब उसी बात को उसने जब बोला तो उन्होंने बड़े ध्यान से सुना। एक समय एक कोई उदाहरण, एक ब्राइट लाइन स्कूल है देहरादून में, और एक हमारे साथ प्रिंसिपल रहे, और वहीं ये कौन सा गांव है, सावली गांव है ना, चंबा के पास। तो सावली गांव है, वहाँ के एक भीमदत्त बगुणा जी हैं, और वो प्रिंसिपल से रिटायर्ड हुए हैं पटेल नगर से। तो उनकी बेटी जो है, मैंने सुना है कि ब्राइट लाइन स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, नारंग सारंग कुछ हैं उनका नाम ऐसा, तो उनके सामने तो बच्चे तो क्या, लेकिन जो टीचर हैं वो भी कभी कुर्सी में बैठने की हिम्मत नहीं कर सकते। लेकिन जब उस बच्ची ने 11वीं में एडमिशन लिया तो एक दिन वो देखते हैं कि वो टीचर्स खुद देख रहे हैं कि वो प्रिंसिपल से इतनी बढ़िया गप मार रही है बैठ करके कुर्सी में कि सब लोग ताज्जुब मानते हैं। अभिलाषा उसका नाम है, उस लड़की का नाम है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो होते हैं उनके बारे में कहते हैं इंग्लिश बहुत अच्छी आती है और हिंदी उनको नहीं आती है, लेकिन अभिलाषा का हमने देखा कि उसकी हिंदी बहुत अच्छी है। अगर माना हम इंडियंस के हिंदुस्तान में पैदा हुआ जो बच्चा है, अगर उसकी इंग्लिश कमजोर है, हिंदी कमजोर है अगर उसकी, और चाहे वो किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, इसका मतलब उसकी इंग्लिश भी अच्छी नहीं हो सकती। ये तो हमारी मातृभाषा है, सुबह शाम हम इसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, दूसरा गुण ऐसा होना चाहिए कि अपनी बात को आप प्रॉपर ढंग से कह सकें। और तीसरा गुण ऐसा होना चाहिए कि दूसरे की बात को बड़े ध्यान से सुनना है।
अगर हम अपनी बात को तो कहना बहुत बढ़िया जानते हैं और दूसरे की बात को नहीं सुनते हैं, तो फिर भी हम अधूरे हैं, हमारा प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो दूसरे की बात को बड़े ध्यान से सुनना है। ये गुण एक बहुत बड़ा गुण है। और जब जब हम दूसरे की बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं तो दो बड़े बड़े फायदे हमको मिलते हैं जीवन में। एक फायदा यह है कि हमारी नॉलेज बढ़ती है, ये तो बात सही है, सरल है, जब सुनेंगे तो नॉलेज बढ़ेगी। और दूसरा गुण यह है कि जिसकी बात को आप सुन रहे हैं, जैसे माना आप मेरी बात को बच्चे बहुत अच्छे ढंग से सुन रहे हैं अभी, तो उसके मन में आपके लिए बड़ा आदर उमड़ता है, आदर की भावना बनती है। और जब आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, तो जब मैं अपनी डाइट में जाऊंगा, मेरे को जो भी व्यक्ति मिलेंगे, दूसरे स्कूल में जाऊंगा, तो मैं कहूंगा कि भाई सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के बच्चे नई टीवी के बहुत अच्छे हैं, वो बड़े ध्यान से उन्होंने मेरी बात को सुना है, तो आपकी पीठ पीठ से तारीफ हो रही होगी और इससे आपका सम्मान बढ़ रहा है। तो दो बड़े फायदे होते हैं। और चौथा जो बड़ा गुण है, इन सभी गुणों के साथ साथ चौथी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसमें यह है कि वो सबसे प्रमुख गुण है। जीवन में जब कभी आप गलती करें, जब कभी आपसे गलतियां हो जाएं, तो सबके सामने अपनी गलती को स्वीकार करो। संस्कारवान व्यक्ति के, बड़े आदमी का सबसे बड़ा गुण यही है कि गलती होने पर अपनी गलती वो स्वीकार करता है। नहीं तो अक्सर तो लोग अपनी गलती स्वीकार ही नहीं करते, वो तो अपनी बात गलत करते हैं तो जबरदस्ती। घरों में आप देखिए, पति पत्नी के बीच में जो नोक झोंक होती है वो इसी बात पे तो होती है, अपनी बात को कम आंकना ही नहीं किसी को। बस पति बोल रहे हैं कि नहीं साहब मैं सही हूं, पत्नी बोल रही मैं भी सही हूं, और पता चला कि 2 दिन तक तो बातचीत नहीं हो रही आपस में। ऐसा हर घर में होता है, फिर भले नॉर्मल हो जाते हैं बाद में। वैसे कार्य बच्चों आपके साथ बताना चाहूंगा कि जीवन में बेटा जब गलतियां होती हैं और जो व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते हैं, उनके साथ विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं। और हमारी प्रोग्रेस में जितनी बड़ी बाधा, जीवन में जो विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं, वो व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इस बात का ध्यान रखिएगा। इन चारों गुणों का जो पालन है जीवन में ईमानदारी से करेंगे, और इससे आपके अंदर लीडरशिप के गुण आएंगे। और जब लीडरशिप के गुण आएंगे तो जहां भी आप पढ़ने लिखने के बाद रहोगे, वहां पर आप पूरे समाज के लीडर बनोगे। और ये 4 बातें ये हैं कि पहली बात यह है कि जब आप बातें करें तो आई कांटेक्ट होना चाहिए, आंख से आंख मिली होनी चाहिए। दूसरा गुण ये होना चाहिए कि अपनी बात को कहने का सही तरीका होना चाहिए। और तीसरा गुण यह है कि दूसरे की बात को भी ध्यान से सुनना चाहिए। और चौथा यह कि जब कभी आप गलती करें तो उस गलती को स्वीकार करें। इसके अलावा हमारे जो गार्जियंस हैं, आप लोग हैं, आपसे अनुरोध है कि बोर्ड एग्जाम के दौरान और परीक्षा के दौरान बच्चों को बहुत ज्यादा दबाव न डालें। सबसे पहली बात है कि बच्चे पर्याप्त नींद कम से कम 8 घंटे सोने चाहिए। और जब वो 8 घंटे कम से कम सोएंगे, बच्चों को तो 10 घंटे सोना चाहिए। जब वो कंप्लीट नींद सोएंगे और दूसरे दिन जब परीक्षा को देने जाएंगे तो वहां पर वो बहुत अच्छा लिख करके आएंगे। जबकि इसका लोग उल्टा करते हैं, अरे कल तेरा पेपर है, फलाना है, ढिमका, ये कर, सो कर, पढ़ ले, घूम रहा है ना। उसको पढ़ करके एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, हो सकता है आपको बहुत पसंद आए। इस एज के जो बच्चे होते हैं, 10वीं 11वीं 12वीं के जो पढ़ रहे होते हैं, इसके ऊपर के भी, ये तो हम भली भांति जानते हैं कि अपने माँ बाप को आप लोग बहुत प्यार करते हैं, अपने माँ बाप को आप अच्छा मानते हैं। दुनिया में सबसे प्यारा अपने माँ बाप को मानते हैं। लेकिन इस एज के बच्चे अपने माँ बाप को फॉलो नहीं करते। फॉलो का मतलब यह हुआ कि जो बात वो बताते हैं वो नहीं करते। और कभी कभी तो उनको ये लगता है कि ये तो हमारे लिए किचकिच है बेकार की माँ बाप, इन्होंने हमको परेशान करके रखा हुआ। ये एज ऐसी, ये साइकोलॉजी है। क्योंकि माँ बाप ये चाहते हैं कि एक साथ उनको सब कुछ कर दें, पढ़ाई लिखाई बिल्कुल सब कुछ बन जाए, ईमानदार बन जाए, संस्कारवान बन जाए, और ऐसा पढ़ेगी तो ऐसा कोई ना पढ़े, और सब कुछ ये बस। लेकिन ऐसा होता नहीं। सब्र बहुत जरूरी है। इसलिए से बच्चों से बहुत किचकिच मत करिए, उनको अपना ठीक चलते हैं वो बढ़िया। इसके अलावा पढ़ाई लिखाई की बातें प्यारे बच्चों और गार्जियन भी सुनिए। एनसीएफ 2005 में जो रिपोर्ट आई थी पाठ्यक्रम पर, और जो अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रखी है वर्तमान में, उसमें साफ लिखा है कि बच्चों को रटना मत सिखाइए।
रटंत जो प्रणाली है वो अच्छी प्रणाली नहीं है। रट करके अगर आपने उत्तराखंड को टॉपर कर भी दिया तो आगे आप कहीं ना कहीं गच्चा खा जाओगे। रटंत की प्रणाली अच्छी नहीं है। आप पूरा पढ़िए और पढ़ने के बाद जो आपको याद रहता है उसको लिखिए, वो अच्छी मेथोडोलॉजी है। सक्सेसफुल की बात यह है कि आप रट के ना लिखें, समझ के लिखें। समझ के लिखना चाहिए, रट के नहीं लिखना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखिए प्यारे बच्चों। और लिखने की जो प्रैक्टिस है वो भी आपकी बरकरार होनी चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे प्रखर होते हैं, बड़े प्रबुद्ध होते हैं, आईक्यू लेवल अलग अलग होता है बच्चों का, जो बोला जाता है जो वो सुनते हैं उनको याद हो जाता है, लेकिन जब एग्जाम आते हैं तो वहां वो लिख नहीं पाते, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं है लिखने की। लिखना तब आएगा बढ़िया जब प्रैक्टिस होगी। कुछ काम प्रैक्टिस से बढ़िया होते हैं, कुछ काम अब गप मारने काम है तो वो तो गप मारते रहो, कोई बड़ी भारी बात नहीं, सभी लोग मार रहे हैं, लेकिन उस प्रैक्टिस को आप बना के रखिए। जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, आईएएस के, पीसीएस के हैं, तो वहां पर हर 1 महीने में 15 दिन में बच्चों को जो है लिखने की प्रैक्टिस कराई जाती है, एग्जाम कराया जाता है। तो लिखने की प्रैक्टिस बढ़िया रखिए। इसके अलावा जिस पेन से आप बराबर लिखते हैं, पूरे साल भर आप लिखते आए हैं, उसी पेन से लिखें एग्जाम में। पेन को ना बदलें। अगर आप पेन बदल देंगे तो आपका हाथ सेट नहीं हो पाएगा उसमें उतनी जल्दी। तो पेन को आप उसी को रखिए जिसको आप बनाते हैं। इसके अलावा प्यारे बच्चों, एक छोटी सी लिस्ट बना दीजिए अपने, जहां पर आप पढ़ते हैं, जहां पर आप अपना टाइम टेबल लगाएंगे, और वहां पर लिखिए कि जब आप सुबह जा रहे होंगे स्कूल के लिए परीक्षा देने, तो आपको क्या क्या साथ में ले जाना है। आपको साथ में जो है अपना प्रवेश पत्र ले जाना है, उसको एक बार पढ़िए लिस्ट में, और देखिए कि जिस डिब्बे को आप ले जा रहे हैं उसके अंदर वो चीज़ है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है कि हमने रखा हुआ है डिब्बे में, लेकिन वो होता नहीं। उसके अंदर आपका प्रवेश पत्र होना चाहिए, उसमें कम से कम 2 पेन होने चाहिए, 2 होने चाहिए पेन। मालूम है आप लोग, एक बंद हो जाएगा दूसरा लिखा जाएगा। इसके अंदर अगर पेंसिल आप रखी हुई है आपने, तो पेंसिल को कटर से बनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप घर में उसको बना दीजिए ना, उसको 2 पेंसिल कम से कम रखिए। एक आप उसके अंदर स्केल रखिए, अगर पूरे 12 इंच का है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज 6 इंच का भी चलेगा। इसके अलावा उसमें रबड़ होना चाहिए, पेंसिल बनी होनी चाहिए। आप अपने जो आपके कपड़े हैं उनमें देखिए कोई पर्ची वर्ची तो नहीं, उसको घर ही छोड़ो, जिससे कहीं आप नकल भी नहीं पकड़े जाए। इस बात का ध्यान रख सकते हैं तो गार्जियन भी रखिएगा। बेटा बेटी जरा देखो तुमने ये सामान रखा है, पर्ची पढ़ ली, ओके ठीक है, मास्क रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है, उसको भी ले जाइए। इसके अलावा जो सैनिटाइजर की छोटी सी शीशी, उसको भी साथ ले जाइए। तो ये सारी बातें हैं, और खुश रहिए, प्रसन्नचित रहिए। बहुत ज्यादा मत पढ़िए उसके दौरान कि आप रात भर पढ़ रखे और सुबह बिल्कुल आपका सिर दर्द हो रहा है, उतना ही पढ़िए। इसके अलावा प्यारे बच्चों, एक बात का ध्यान रखिए, 2 पेपर्स के बीच में अगर आपका 2 दिन से ज्यादा का गैप है, अगर 2, 3, 4, 5 दिन का गैप है, तब तो आप पहले उसको पढ़िए जिसका पेपर बाद में, और 2 दिन बच जाते हैं उसके बाद उसी पेपर को पढ़िए, उसी सब्जेक्ट को पढ़िए जिस सब्जेक्ट का तुरंत पेपर होने वाला है, उसी को पढ़िए केवल। और अगर माना कभी कभी तो 1 ही दिन का गैप होता है, तो फिर 1 ही दिन में उसी को पढ़िए, दूसरों को मत पढ़िए। कई बार गार्जियंस क्या करते हैं, यार 1 ही पेपर पढ़ने में लगा हुआ है, दूसरे में फेल हो जाएगा। अरे ठीक है, कोई नहीं, कोई फेल नहीं होता, फेल होने की ज्यादा चिंता नहीं है। तो इस प्रकार ऐसा पढ़िएगा। और पेपर देने के बाद जब घर आते हैं तो आप केवल उस पर मत उलझ जाइए कि क्या आपने सही किया और क्या गलत किया, उसको फिर भूल जाइए। उस पेपर को सुरक्षित रख दीजिए। कई बार गार्जियन कहते हैं चल निकाल किताब, कॉपी भी निकाल और पेपर भी निकाल, बता कौन सा सही किया, क्या लिखा तो नहीं बता। उसका बेचारे का खाना बाद में खिला रहे हैं, पहले उसको जो इंटरव्यू दे रहे हैं पूरा। हो सकता है कि 100% तो पेपर सही नहीं होता ना, कोई नहीं सही कर सकता, अपने मन से आपने लिखा हुआ है। तो फिर उसका मूड खराब मत करिएगा, उसको कहिए पेपर जो तुमने कर लिया वो बेस्ट है, पेपर को संभाल दो और दूसरे पेपर की तरफ लग जाओ। ऐसा करना ठीक लग रहा है बेटे बच्चों, ये बात सही है ना, ऐसा करना है। इसके अलावा एक बात और बताना चाहता हूँ, मुझे ये बच्चे इधर आ जाए, जिसको मैं दिखाई दूँ, यहाँ पर आ जाओ, कोई इधर आ जाओ, ये रोहित इधर बैठे। अरे नहीं दिखाई देगा ना, उसमें कागज बताऊंगा उनको मैं, वहाँ कौन जा रहा हूँ वहाँ पर। अरे वो जो वहाँ पर वो है ना सीढ़ी, वहाँ पर बैठ जाओ सब, यहाँ बैठो, यहाँ उधर यहाँ बैठ जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ, यहीं पे बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ।
आओ इधर आ जाओ। अंदर आओ, जाओ अंदर। अब ये कितना ठीक है। एक मैं खास बात आपको बताना चाहता हूं। सभी गार्जियंस बहुत पढ़े लिखे हैं, सभी ने परीक्षाएं दी हैं। आज का जमाना तो पढ़े लिखे का। बहुत छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें जीवन में बड़ी उपयोगी होती हैं। छोटी छोटी बातें, अगर आपकी छोटी छोटी बातें क्लियर हो गई तो बड़ी बात अपने आप क्लियर हो जाती है। छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जीवन में, इसलिए छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिएगा, बड़ी बातें अपने आप ठीक हो जाती हैं। आपको एक चीज बताना चाहूंगा प्यारे बच्चों, कि लिखने का जो सही मेथड है, लिखने का सही मेथड, विशेष करके उसके बारे में थोड़ा आप जानते भी होंगे। ऐसी बात नहीं कि मैं ये बता रहा हूं कि मैं ही जानता हूं इस चीज को, लेकिन क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं, और कभी कभी प्यारे बच्चों ऐसा होता है कि मैं भी जो है, आज भी मैं टीचर ही हूँ एक तरह से, और सर मेरी तो इच्छा थी, बहुत पहले मैंने सर से एक बार डिस्कस भी किया था, लेकिन तब तक कोरोना काल आ गया कि एक दिन आपको डाइट में बुलाया जाए बोर्ड एग्जाम के बच्चों को, और वहां पर आपसे बात की जाए डाइट में, है ना। तो पर ये मौका नहीं मिला, और अगर मौका मिल जाए तो अभी भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी कर लेंगे। अगर किसी दिन आपको वहां बुला करके आपसे कुछ ज्यादा बातें करेंगे। ऐसा होता है कि एक विद्वान ने कहा कि एग्जाम परीक्षा ये कला है, आर्ट है। अब हम परीक्षा दे रहे हैं तो ये तो हमारे मन में होना ही चाहिए कि हमारे थोड़ा अच्छे नंबर आए। हम पहले कह रहे हैं कि नंबर के पीछे मत भागिए बहुत ज्यादा, लेकिन जब हम परीक्षा दे रहे होते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं कि हमारे अच्छे नंबर आए। जैसे कैसे आपने सुन लिया कि भाई विशेष नहीं है और आप ध्यान नहीं दे रहे पढ़ने पर, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ऐसा है कि जब परीक्षा दे रहे हैं तो थोड़ा बहुत अगर अच्छे नंबर भी आ जाते हैं तो जीवन में जब हम उस मार्कशीट को देखते हैं तो हमें तब बड़ी खुशी होती है। हमारे गार्जियंस को खुशी होती है, हमारे टीचर्स को सबसे ज्यादा खुशी होती है, सबसे ज्यादा। अभी किसी गार्जियन ने कहा था कि हमारे जब आप जो अच्छे टीचर्स होते हैं उनको बच्चे ताजीवन याद करते हैं। मैं भी करता हूं याद, मेरे भी कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो रोल मॉडल हैं जीवन के, और मुझे लगता है कि उनसे बेहतर कोई टीचर नहीं है दुनिया में आज तक, क्योंकि उनसे हमको वो चीज मिली है कि जो हमें आज भी काम आ रही है। तो प्यारे बच्चों, परीक्षा एक आर्ट है, और उसको अगर हम परीक्षा जब हम दे रहे होते हैं तो कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। पहली बात तो यह है कि राइटिंग थोड़ा अच्छी होनी चाहिए, जो हम लिखते हैं वो अच्छी राइटिंग होनी चाहिए। अब अच्छी राइटिंग की डेफिनेशन क्या है, ऐसा मैंने बहुत चिंतन किया इसके ऊपर, कि अच्छी राइटिंग बनेगी कैसे। कई बार हम टीचर्स लोग लिख देते हैं बच्चों को कॉपी में कि लेख सुधारो, लिखा किसी कॉपी में आपके लिखते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं बताते कि लेख सुधरेगा कैसे, और फिर दूसरे दिन लेख सुधारो, और बताया तो नहीं टीचर ने, मैं खुद बता रहा हूं, और फिर लेख सुधारो। लेकिन लेख सुधरेगा कैसे ऐसा कोई बताता ही नहीं जीवन में। और न ये बताते हैं कि लेख, अच्छा लेख किसको बोलते हैं। अच्छा लेख कोई पर्टिकुलर कोई एक लेख तो अच्छा होता नहीं। जितने बच्चे हैं, जितने आदमी हैं, उनका लेख सबका अलग अलग, एक जैसा किसी का लेख हो ही नहीं सकता। ये बात सही है ना, सबका अलग अलग। तो लेख किसको बोलते हैं अच्छा। एक बात आपको बता दें कि जब हम लिखते हैं तो हम अपने लिए नहीं लिखते, हम हमेशा दूसरे के लिए लिखते हैं। लिखते अपने लिए नहीं हम लोग। अब जैसे माना क है, ये क है ना सर, क है, तो ये जो है, ये जो वर्णमालाएं हैं ये सब फिक्स कर दी गई हैं कि इसको हम सभी लोग क बोलेंगे, इसको हम ख बोलेंगे, इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, सी बोलेंगे। अंग्रेजी हिंदी की वर्णमाला, इसलिए अन्य भी भाषाएं होती हैं उनकी फिक्स बना रखी कि इसको हम ये कहेंगे, और जो कहेगा वही कहेगा। अदरवाइज से क लिखा हुआ है और मैं तो जो है ऐसी डंडी मार देता हूं अपने लिए और मैं इसको क मानता हूं, तो जब मैं लिखूंगा ऐसे मार दिया और मैं लिखा है। लेकिन आप लोग तो उसको क नहीं बोलेंगे ना, आप तो उसको यही बोलेंगे ऐसा लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा। तो इसलिए वो फिक्स जो है, जो अक्षर हैं वो सबके लिए फिक्स है। तो अच्छा लेख हम उसको कहते हैं। मैंने कहा उससे पहले कि लिखते हमेशा हम दूसरे के लिए, अपने लिए नहीं लिखते। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लेख को जब दूसरा व्यक्ति पढ़ेगा, हमारे लेख को जब दूसरा व्यक्ति पढ़ेगा, बंदी करो। तो नंबर एक बात तो यह है कि जो दूसरा व्यक्ति लेख को पढ़ रहा है वो उसको आसानी से पढ़ सके, उसको कोई दिक्कत ना आए उसको पढ़ने में। और दूसरी बात यह कि जो उसने पढ़ा उसको समझ भी ले।
कई बार हमने पढ़ तो लिया, समझ में कुछ आया नहीं। तो इसलिए जो अच्छा लेख होता है उसकी पहली खूबी यह है कि दूसरा व्यक्ति उसको आसानी से पढ़ ले और जो पढ़े उसको समझ भी ले। कई बार ऐसा होता है, प्यारे बच्चों, अभी आप लोगों को इतना जरूरत नहीं पड़ी होगी, लेकिन जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई जो शब्द होता है उसको लिखना जरूरी होता है। उस जगह पर उस लेख के लिए वो शब्द लिखना जरूरी है, लेकिन वो शब्द ऐसा है कि उसको सब नहीं पहचान सकते इसका अर्थ क्या है। तो उसका जो सरल अर्थ है उसके आगे ब्रैकेट में लिख देना चाहिए उसका सरल अर्थ क्या है। उसको सरल जो समझने लायक जो बात है वो क्या है उसके ब्रैकेट में लिख देना चाहिए, ताकि वो व्यक्ति उसको पढ़ तो ले लेकिन समझने के लिए उससे समझ जाए कि इसका मतलब क्या है। तो ये जीवन में आप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छा लेख उसका नाम है कि जिस लेख को दूसरा व्यक्ति आसानी से पढ़ ले और पढ़ने के बाद उसको आसानी से समझ भी ले, इसका मतलब वो लेख बहुत अच्छा है। और ऐसे अच्छे लेख जो है हजारों लाखों करोड़ों हो सकते हैं। अब अच्छा लेख कैसे बनेगा, थोड़ा समझने की बात यह है कि जैसे माना कक्षा 1 में हम चले जाते हैं, कक्षा 2 में चले जाओ, सीधे अपने को पीछे ले आओ। वहां पर आपने पढ़ रखा है अ आ ई उ क ख ग घ ग च छ ज ज ए य र ल व श श श है बेटा। अब आज बोल रहे होंगे कि ये तो हम पढ़ते नहीं, कभी इसको पढ़ो दोबारा। तो उसके बाद क्या है कि जैसा वो क है उस समय लिखा हुआ, हर अक्षर का एक शरीर है और उसका शरीर वैसे ही बनाओ जैसा वो है लगभग। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर ब्लैक बोर्ड होता तो मैं आपकी क्लास में आ जाऊंगी किसी दिन, हम आदमी का चित्र बनाना चाहें तो जब हम चित्र बनाएं तो उसके दोनों हाथ बराबर लंबे बनाएं। अगर माना हम एक हाथ तो छोटा बना दे, एक वहां पर पहुंचा हुआ सीधे जहां पर घंटी है, और एक टांग हमने छोटी बना दी, दूसरा जो इतनी लंबी टांग बना दी, तो उसको जब कोई भी आदमी देखेगा तो कहेगा कि ये आदमी नहीं है। तो उसी प्रकार से कई बार बच्चे क्या करते हैं, र होता है ना र, तो र को इतना नीचे खींच देना कि वो तीसरी लाइन में जा रहा है नीचे र। और च बना रहे हैं, न बना रहे हैं, तो न में क्या है कि आगे का जो है वो गोल होना चाहिए, जिसमें वो न के अंदर छेद होना चाहिए। ऐसा जो न बना रहे हैं तो ये गोल होना चाहिए जिसमें छेद हो, और कई बार इतना ऐसा तीर की तरह बना दिया। तो क्या काम कर रहे हैं हम लोग कि हम उस अक्षर को बिगाड़ रहे हैं। तो उसका जैसा अपना शरीर है लगभग वैसे ही बनाओ, और अगर आप ऐसे ही बनाते हैं तो आपकी राइटिंग सबकी बहुत अच्छी है। ऐसा आप लेख बनाइए। अगर किसी की राइटिंग गड़बड़ा गई है तो एक बार कक्षा 6 में जा, कक्षा 1 में 2 में जाकर के दोबारा क को 20 बार लिखो, जैसा क किताब में लिखा हुआ है, प्रिंटेड क, ख ग घ ग च च। विशेष करके ह को लोग गड़बड़ बनाते हैं, र को बहुत नीचे ले जाते हैं, क को कई बार ऐसे बनाते हैं, ऐसा करा और ऐसा कर दिया, और मेरे को तो र लगता है। क तो ऐसा बनेगा ना, पहले यूं इधर का बनेगा, फिर इधर का बनेगा, फिर डंडी आएगी, फिर ऐसा बनेगा। वो अच्छी राइटिंग है। तो राइटिंग सुधारने का एक मात्र मूल मंत्र यही है, कोई दूसरा नहीं है। कई बार हिंदी में ऊपर वो लाइन ही नहीं, ऊपर की पंक्ति नहीं बनाते बच्चे, वो लिखते रहते ऊपर कोई मतलब नहीं। और ये प्रयास करो कि स्याही की पेन से लिखो, जो आजकल इंक वाले पेन आते हैं ना उनसे लिखो। डॉट पेन से जब लिखते हैं तो वो फिर ऐसी हो जाती कॉपी, इस ढंग की, है ना, तो उसे लिखना चाहिए। और इस प्रकार की व्यवस्था गार्जियंस को भी सोचनी चाहिए थोड़ी बहुत। हालांकि इन स्कूलों में तो गार्जियंस बहुत ध्यान देते हैं, हमारे जो सरकारी स्कूल हैं वहां पर गार्जियंस बहुत कम ध्यान देते हैं, बहुत कम ध्यान देते हैं, लेकिन वहां से भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे निकलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वहां बच्चे अच्छे नहीं निकलते, बहुत बढ़िया बढ़िया बच्चे निकलते हैं वहां। और पहले के जितने भी आपके आज टीचर हैं, जितने भी अधिकारी हैं, वो सब बेसिक और राजकीय इंटर कॉलेज के सब पढ़े लिखे। ये बात सही है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। एक बात मैं आपको परीक्षा के बारे में और बताना चाहता हूं। प्यारे बच्चों, आपके पास जो कॉपी होती है ना, कॉपी, उसमें एक लाइन तो ऐसे खींच रखी है और एक लाइन ऐसे खींच रखी है, ऐसी लाइन खींची हुई है कॉपी होती है। और जो बोर्ड की कॉपी होती है उसमें कभी कभी ये लाइन होती नहीं है, तो आपको स्केल से बनानी पड़ती है। इसको हाशिया बोलते हैं या मार्जिन बोलते हैं इंग्लिश में। ये बात सही है, हाशिया बोलते हैं। इधर जो ये लाइन खींची हुई है ना बेटा, इधर जगह अलग कर दी, ऊपर जगह अलग कर दी, तो इसको हम हाशिया बोलते हैं। आपको एक छोटी सी बात का बड़ा ध्यान रखना है एग्जाम के मामले में, वो ये है कि इस हाशिया में, ये जो हाशिया है ना इधर वाला, ये जो इधर दिख रहा है आप लोग, अच्छा दिख रहा होगा। आपकी आंखें तो इतनी सॉलिड, बच्चों की आंखें इतनी दूर से देख लेती है, बहुत बड़ी। ये वाली हमें चश्मा लगाना पड़ता है, इधर देखा बेटा। तो ये जो हाशिया है इधर, इसमें आप जिस प्रश्न को हल कर रहे हैं उसका क्रमांक लिखना चाहिए। माना कि शुरू में आपने
शुरू में आपने क्या काम किया कि उसमें 10 प्रश्न हैं, आपको प्रश्न नंबर 8 सबसे अच्छा आ रहा है, तो आप सबसे पहले उसी प्रश्न को हल करें जो आपको सबसे अच्छा आता हो। लेकिन अगर उस प्रश्न के एक से उसके खंड हैं, 8 का क है, 8 का भी ख है, तो उसके क और ख खंड दोनों एक साथ करें अगर कोशिश करें तो। अगर माना आपको कोई दिक्कत हो रही है, आपको ख वाला ज़्यादा अच्छा नहीं आ रहा या पहले क वाला अच्छा नहीं आ रहा, तब तो आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन अगर हो सके तो एक साथ करें। लेकिन अब क्या करें आप लोग, जैसे माना आप प्रश्न नंबर 8 हल कर रहे हैं, तो इसमें 8 आप यहां लिखेंगे, प्रश्न जो संख्या है ना वो यहां लिखेंगे, दिखाई दे रहा आप लोग, यहां लिखा आपने, इसको यहां नहीं लिखा, इधर नहीं लिखना, यहां आपने उत्तर लिखना है। इसके अलावा कभी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं जिनके उत्तर में, उत्तर के जो हेडिंग्स होते हैं, जानते हैं हेडिंग्स, उनके भी आपको क्रमांक लिखने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए एक प्रश्न होगा माना कि भारत के संविधान के बारे में आप क्या जानते हैं और अब तक भारत में कितने प्रधानमंत्री हुए हैं, एक माना प्रश्न है ये। तो आप लोग पहले माना ये प्रश्न नंबर 8 है, आपने हेडिंग ऊपर लिख दिया भारत का संविधान, उसके बारे में 5, 7, 10 लाइन लिखी, जो भी लिखना चाहें आप उसके बारे में, और उसके बाद आपने लिखा, फिर दूसरा हेडिंग आ गया प्रधानमंत्री, और उसमें आप लिखा कि भारत में अब तक निम्नलिखित प्रधानमंत्री बने हैं या हुए हैं। अब जो निम्नलिखित आपने लिखा नीचे, उसके नीचे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद जो हुए हैं वो लिखने पड़ेंगे। लेकिन वो जो नंबर 1 आपका जवाहरलाल नेहरू आप लिख रहे हैं, उनको आप यहां लिखेंगे, इधर लिखेंगे उनको, इधर यहां नहीं लिखेंगे नंबर 1, इधर लिखेंगे। लिख रहे बेटा आप लोग, जो प्रधानमंत्री का नाम है आप इधर लिख रहे हैं, इस हाशिया में नहीं लिख रहे इधर, उसको यहां लिखना है आप। अगर आपने गलती में वो नंबर 1, नंबर 2 यहां लिख दिए हाशिए में, तो समझ लो आपके नंबर कट सकते हैं। कई बार यही लिख देते हैं, अपनी कॉपी को आप देखिए, आप सब लोग ऐसे लिखते हैं, हाशिए में लिखते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, उत्तर भी और सब चलना एक साथ। अक्सर करके आप ऐसे लिखते हैं, अपनी कॉपी को चेक कर लीजिएगा। तो एग्जाम में क्या होता है, अब एग्जाम की बात सुनिए। एग्जाम में आपकी कॉपी को कोई टीचर जांचते हैं, इधर देखो बेटा, ध्यान दे, उधर के बच्चे उधर देख रहे हैं। आपकी जो कॉपी होती है उसको कोई एग्जामिनर, कोई टीचर जांचते हैं, ये बात मालूम है आपको? और वो कैसे जांचते हैं ये बात सुनिए पहले। जब आपकी कॉपी उनके सामने होगी, तो जिस सब्जेक्ट की वो कॉपी जांच रहे हैं, जिस पेपर की वो कॉपी जांच रहे हैं, उसका पेपर भी साथ में होगा उनके पास। ये बात सही है? वैसे कैसे जांचेंगे? पेपर होगा ना। अब माना आप प्रश्न नंबर 8 कोई बच्चा कर रहा है, उन्होंने देखा कि पहली बार उसमें लिखा प्रश्न नंबर 8, तो फर्स्ट से पहले क्या करेंगे टीचर, एग्जामिनर क्या काम करेंगे कि पेपर में प्रश्न नंबर 8 को पढ़ेंगे कि प्रश्न नंबर 8 में प्रश्न है क्या, और उन्होंने पढ़ा कि प्रश्न नंबर 8 ये है, और अपने दिमाग में उन्होंने, क्योंकि वो उसी सब्जेक्ट के टीचर होते हैं, उनको सब याद होता है। अगर माना आपकी हिंदी की कॉपी जच रही है, तो हिंदी के लेक्चरर ही आपकी कॉपी जांच रहे होंगे, हिंदी के टीचर होंगे, परफेक्ट टीचर, मतलब कोई काम चलाओ टीचर नहीं, परफेक्ट टीचर होंगे। तो उन्होंने प्रश्न नंबर 8 देखा, और 8 में कौन सा प्रश्न है, और उसके बाद उनके दिमाग में उत्तर बन गया, और फिर आपके प्रश्न को चेक कर रहे होंगे, उत्तर को, फिर वो देखेंगे आपको कितने नंबर देने, तो आपको नंबर दे देंगे। वो हाशिया में ही नंबर भी देते हैं, ये भी नियम है, ये भी नियम है कि तब बाद में वो लाल पेन से इसी हाशिया में उस प्रश्न का जो उत्तर आपने लिखा उसके नंबर देंगे हाशिया में, ठीक है ना। ये तो बात ठीक है। लेकिन अगर माना आपने फिर वो इतनी जल्दी जल्दी फटाफट कॉपी जांचते हैं, ऐसे नहीं जांचते हो कि दिन भर एक ही कॉपी जांचते हैं, बिल्कुल वो दिन भर में 50-60 कॉपियां जांचते हैं। तो 50-60 कॉपियां बहुत होती हैं, एक कॉपी में 10 मिनट कम से कम देना पड़ता है। फिर उसके अंदर जो नंबर है चढ़े हुए, वो बाहर के पेज में चढ़ाने पड़ते हैं उनको। उसमें एक टेबल बनी रहती है कॉपी के बाहर, और उसमें प्रश्न नंबर 1 में कितने नंबर आए, 2 में कितने आए, 3 में कितने, उसका टोटल होता है। फिर उनके पास एक ब्रॉड शीट होती है, उसमें आपके नंबरों को चढ़ाते हैं। आजकल तो OMR शीट आ गई है, उसको वो भरते हैं, और फिर आपकी जो नंबर्स होते हैं, जिसकी मार्कशीट बनती है, सर्टिफिकेट बनता है, वो सब सॉफ्टवेयर से बनते हैं। उसका एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर होता है, तो वहाँ पर फिर वो आसानी से आपके नंबर चढ़ जाए। तो इस प्रकार से बड़ा बहुत काम होता है, मतलब 50 कॉपियों की जांचना, 50 कॉपियों के नंबर टैली करना, 50 कॉपियों के OMR शीट में नंबर चढ़ाना, 50 कॉपियों के सब कुछ करना, फिर उसके बाद उसके ऊपर एक डिप्टी हेड होता है, उनको दिखाना कॉपियों को, और तब जाके जमा होती है। तो पूरा दिन, बहुत दिन लग जाता है, समय बहुत लग जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कोई एक ही की कॉपी नहीं जांच रहे होंगे, और उनको बता रखा है
कि हाशिया में बच्चे के द्वारा हमेशा प्रश्न का क्रमांक लिखा जाएगा। उनको 4 बार बताई जाती है चीजें कि हाशिया में बच्चे के द्वारा प्रश्न का क्रमांक लिखा जाएगा, तो उनके दिमाग में बैठ रखा है हाशिया में प्रश्न का क्रमांक। और फट से आपने थोड़ी देर संविधान के बारे में लिखा और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री के नाम लिख रहा है और नंबर 1 में हाशिया में यहां डाल दिया नंबर, और उसके बाद उसका लिख दिया। और चलते 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 वो बहुत ज्यादा तो देखते नहीं है, और फट उनके दिमाग में आया प्रश्न नंबर 1 पढ़ रखा वहां, और उन्होंने फट देखा कि प्रश्न नंबर 1 स्टार्ट हो गया। आप तो प्रश्न नंबर 8 हल कर रहे हैं, तो लेकिन आपने वो 1 इधर लिख दिया, हेडिंग का जो क्रमांक है हाशिया में लिख दिया। तो फट से प्रश्न नंबर 1 को देखेंगे और वो तो देखेंगे क्या प्रश्न है, और फिर देखेंगे वो तो वहां है ही नहीं, क्योंकि तो प्रश्न नंबर 8 है और आपके नंबर देखा होगा। ऐसा होता है। तो ये एक आर्ट है, ऐसा करें। अगर बहुत छोटा प्रश्न है, माना 2-3 लाइन का प्रश्न है, तो उसके बाद 2-3 लाइन छोड़ के अगला उत्तर लिख दीजिए। लेकिन अगर लंबा उत्तर है, 1-2 पेज तक उसका उत्तर जा रहा है, तो लास्ट में जहां पर आपका उत्तर समाप्त हो रहा है उसके नीचे जो जगह बचती है उसको छोड़ दे और नए पेज से नए प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करें, जिससे आपके नंबर अच्छे आएंगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। कई बार बच्चे अपने आप तो गलत करके आ जाते हैं वहां, और उसके बाद बोलते हैं कि हमारे नंबर ही नहीं, ऐसा बेकार हो गया, बेकार किसने जांचे क्या जांचे। तो कुछ त्रुटियां बेटा मत किया करें, ठीक है ना। तो ये 2-4 बातें आपको बताइए, इनका आप ध्यान देंगे। परीक्षा के दौरान पढ़ाई तो करनी है, लेकिन ऐसा नहीं कि रात दिन ये कर दिया बीमार हो गए। 10th और 12वीं के जो बच्चे होते हैं वो पूरे साल भर के 2-2 साल तक बड़े तनाव में जीते हैं, और वो तनाव उनके जीवन में उनके गार्जियन पैदा करते हैं। देहरादून में मैंने देखा कि प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है कि जो ये बड़े बड़े, इनको हम इस स्कूल को हम उस लेवल में नहीं लाते। ये जो हमारे स्कूल हैं, इनका जो सिस्टम है, बोर्ड है, मीडियम है, सब सरकारी स्कूलों की तरह है, और आप उसी पैटर्न से देश की सेवा को ध्यान में रखते हुए, बच्चों के अच्छे भविष्य को ध्यान में रखते हुए, अच्छे संस्कारों को ध्यान में रखते हुए, यही स्कूल गवर्नमेंट और जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उनसे अपने को अलग करके चलते हैं। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है उनमें मैंने देहरादून में देखा कि 10th और 12वीं के जो बच्चे होते हैं उनमें से अधिकांश बच्चों को साल भर में पीलिया तो हो ही जाता, वो बीमार हो जाते। उसके पीछे कारण क्या है? स्कूल में कोई खास पढ़ाई लिखाई वहां होती नहीं है। 8 तक तो थोड़ी बहुत ठीक होती है, उसके बाद नहीं होती है। उसका क्या फायदा उठाते हैं वो स्कूल? उनको पता है कि बच्चे बड़े हैं, इनको स्वयं अपने बारे में चिंता है, इनके गार्जियंस बहुत होशियार हैं, जागरूक हैं, ये ट्यूशन पढ़ा लेंगे और रिजल्ट तो ठीक रहना ही रहना। तो फिर वो ट्यूशन में भागते रहते हैं। और कैसे भागते हैं देखिए, 8 बजे का स्कूल होता है, आपका कितने बजे का होता है बेटा? 9 बजे का। उनका 8 बजे का होता है। तो घर से बच्चे कोई 6 बजे चलते हैं, कोई 7 बजे चलते हैं। खाना भी सुबह बच्चों की एक आदत होती है, उल्टा सुल्टा खाते नहीं, जबकि सुबह खाना खा के जाना चाहिए बेटा। खाना जब भी आप घर से निकलते हैं कहीं के लिए जीवन में, और अगर आप सुबह 5 बजे भी घर से निकल रहे हैं, 4 बजे भी निकल रहे हैं, तो कम से कम 2 रोटियां खा के जाइए, क्योंकि उसके बाद पता नहीं कि खाना मिलता भी कि नहीं मिलता है। तो वो बच्चे भी घर से निकलते हैं 8 बजे के स्कूल के लिए, और उनके पास टिफिन होता है। जैसे तैसे करके वो दिन भर वहां पढ़ाई लिखाई कुछ होती नहीं, और 2 बजे तक वहां रहते हैं। 2 बजे के बाद वो कई बच्चे तो घर आते हैं, कई बच्चे घर नहीं आते। 3 बजे से 2:30 बजे से उनकी ट्यूशन स्टार्ट होते हैं, वही टीचर ट्यूशन पढ़ाते हैं। उसके बाद पहले इंग्लिश की ट्यूशन, फिर फिजिक्स की, फिर केमिस्ट्री की, फिर फलाने की, ढिमके की। बच्चा जो है 9 बजे 8 बजे घर पहुंचता है रात को, और खाना तो उसने खाया नहीं। तो भाई आखिर आपकी बॉडी के अंदर कितना ग्लूकोज होगा जिसको वो ले पाएगा? तो अंत में बच्चे बीमार हो जाते हैं, और इसकी परवाह गार्जियंस भी बहुत कम कर पाते हैं। जब बीमारी हो जाता है तब इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा मेरा ये मानना है, जीवन का अनुभव यही प्यारे बच्चों, कहा जाता है कि आप जीवन में दूसरे के अनुभव से सीखिए। अगर माना कोई अनुभव की बात मैं बता रहा हूं, तुम्हारी मम्मी और पापा बता रहे हैं, कोई अच्छा गार्जियन बता रहा है, तुम्हारे टीचर प्रिंसिपल बता रहे हैं, तो उसके अनुभव पे विश्वास करिए, और जो अनुभव उनको रहा वैसा आप करें। तो उससे क्या फायदा होगा? आपको उस अनुभव को नहीं लेना पड़ेगा। नहीं तो कोई बहुत ज्यादा थोड़ी, जिंदगी कितनी है, 100 साल भी बहुत कम होते हैं, कोई ज्यादा नहीं होते। अगर आप 100 ईयर्स भी जीते हैं, तो अगर आप जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं तो 100 साल भी कम है। तो दूसरे के अनुभव से अगर आप काम करेंगे तो आपको वो वाले अनुभव नहीं लेने पड़ेंगे, और उससे आगे आप बढ़ेंगे।
तो मेरा अनुभव यह है जीवन का कि जीवन में ट्यूशन नहीं पढ़ना चाहिए। रति भर मत पढ़ो ट्यूशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। आपके स्कूल में पढ़ाया जाता है, टीचर आपके हैं, वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, आपको रोज पढ़ा रहे हैं। और घर में अपना दिमाग लगाइए, वहां जो बिल्कुल वहां से भटक वहां बैठो और वहां बैठो, ये सारा समय बर्बाद करने के लिए। मैं तो आपको एक बच्चे का उदाहरण देना चाहूंगा सर। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, सुमन नगर, देहरादून का बच्चा महेश बिजरवाल, उसका जो है 2000 मतलब कई बार काफी समय हो गया, 6-7 साल हो गए शायद, और टॉप 10 में उसका नाम था उत्तराखंड बोर्ड की इंटर की लिस्ट में। टॉप 10 में जो बच्चे आते हैं हाई स्कूल इंटर में, उनको मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित किया जाता है, स्पेशल बुला करके देहरादून में। तो सहयोग से मैं देहरादून में था, मेरे को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप इन बच्चों से फोन से संपर्क करेंगे, डाक से संपर्क करेंगे, इनके गार्जियन से संपर्क करेंगे, इनके टीचर संपर्क करेंगे, और उसके बाद इनको सही समय पर वहां पर ये पहुंच जाए। वो बच्चा देहरादून में रहता था, महेश बिजरवाल, थचूड़ साइड का रहने वाला, मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ, थचूड़ का। उसने मेरे से कहा कि सर अगर मैं अपने छोटे भाई को भेजूं इनाम लेने के लिए तो कैसे रहेगा बताओ। तो मैंने कहा यार मुख्यमंत्री तुम्हें सम्मानित कर रहे हैं और तुम अपने छोटे भाई को भेज रहे हो वहां पर, ये कोई बात हुई? अपने आप क्यों नहीं आ सकते कि सर ऐसा है कि मेरी पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है। तो फिर मेरी जिज्ञासा बढ़ी, हालांकि समझा बुझा के मैंने उसको बुला लिया था, आ गया था वो लड़का, लेकिन फिर मैंने पूछा उसको वहां पर, मैंने कहा कैसे तुम ऐसे कह सकते हो, तुम कभी ट्यूशन पढ़ी तुमने जीवन में? उसने कहा मैंने जीवन में कभी ट्यूशन नहीं पढ़ी। तो मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ी भाई, पढ़ना चाहिए। तो उनका कहना यह था उस महेश का कि ट्यूशन में समय बर्बाद होता है, समय की बर्बादी है उसमें, इसलिए ट्यूशन पढ़ना बहुत जरूरी नहीं है। आप अपने टीचर से डिस्कस करिए और अपना दिमाग लगाइए। ट्यूशन में क्या होता है कि जो आपने अपना दिमाग लगाना है वो वहां टीचर लगा रहा अपना दिमाग, और फट से तुम्हें रेडीमेड बन के आ गया और तुमने लिख दिया और हो गया। हाँ ठीक है, मतलब कठिन बात का थोड़ा सा जरूरी है कि आप जो है आपकी जो बहुत कठिन समस्याएं हैं उनको कोई सॉल्व जरूर करे कभी कभार, तो वो चल सकता है। लेकिन परमानेंट एक विजन बना देना, कई बार तो मैंने देखा देहरादून में, एक हमारे मामा जी का लड़का है, उसने कक्षा 3 के बच्चे को ट्यूशन लगा रखा, कक्षा 4 के बच्चे को ट्यूशन लगा रखा। अच्छा मैंने कहा ये क्या पढ़ रहे हैं भाई ट्यूशन में, तुम इनको क्यों बर्बाद कर रहे हो ट्यूशन में ला। तो ये सब बातें हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छा करोगे, कोई टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। कोरोना काल में अगर आप लोगों का डिस्टर्ब भी हुआ है तो बेटा सबका हुआ है ना, कोई आपका थोड़ी हो रखा है ऐसा कि आपको लग रहा कि बस विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नई टिहरी के बच्चों को बहुत डिस्टर्ब हो गया और वो तो बड़े तनाव में। बोर्ड को भी पता है, पेपर बनाने वाले को भी पता है कि कोरोना काल आया है, पता है ना, टीचर को पता है ना जिसने पेपर बनाए होगा, बोर्ड को भी पता है 30% आपका सिलेबस कम हो गया, ये पता है आप लोग, तो वो आपको पढ़ना नहीं है, तो क्या दिक्कत है बताइए? क्यों परेशान हो रहे हैं गार्जियन आप लोग? कहां दिक्कत है बताइए? कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी जरूरी आप समझ लीजिए कि हर बच्चा एक समान नहीं हो सकता, हर गार्जियन एक जैसा नहीं हो सकता, सारे बच्चे अलग अलग हैं। अगर किसी बच्चे के थोड़ा बहुत कम नंबर भी आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी लाइफ सक्सेस नहीं है। कुछ दिन पहले एक नियम था, अभी भी है वो नियम, की कक्षा 8 तक किसी को फेल मत करो, तो इसकी बड़ी हाई तोबा मची समाज में। गार्जियन ने भी कहा जब फेल ही नहीं कर रहे हैं तो बच्चे क्यों पढ़ेंगे, पढ़ते ही नहीं। हमने ऐसा माहौल क्रिएट नहीं करना है कि जब बच्चा फेल होगा तभी पढ़ेगा, ऐसा माहौल नहीं करना हमने शिक्षा विभाग ने क्रिएट कि जब बच्चा फेल होगा फेल होने के डर से पढ़ेगा, तब तो हम टीचर है ही नहीं, तब हम टीचर का है। अगर जो मम्मी जो है अपने बच्चे को डरा करके, बाघ के डर दे करके, राक्षस का डर दे करके उसको बड़ा करती है कि तेरे को वो खा जाएगा, वो आ गया वहां से, जब बच्चे चुप नहीं रहते बचपन में, तो वो कोई मम्मी है? वो मम्मी तो है ही नहीं, वो तो पता नहीं क्या है। तो वैसे ही हमारा भी है। आजकल देखिए जो गार्जियंस घर में है, बच्चा जब बोलना शुरू करते बोलते बनाना बोल, अरे अपने आप तुम हिंदी बोल रहे हो, उसको बनाना क्यों बोला रहे हो भाई? उसको क्या है बनाना माने क्या हुआ? केला बोला उससे, सेब बोला उससे, क्या बुराई है सेब में बताइए? बनाना और सेब वो कुछ बनाना बोलोगे तो ज्यादा मीठा लगेगा। और भट्ट बाहर में जाता बच्चा, वहां उसको सेब बुलवा रहे हैं, उसको केला बुलवा रहे हैं, अब वो कंफ्यूज, अब वो ना तो बनाना बोल रहा ना केला बोल रहा। हमारे घर में खुद बच्ची है 7 छोटी सी, अब उसके माँ बाप जबकि टीचर है वो भी उसको बनाना सिखा रहे हैं। मैंने कहा कैसे कुछ खड़ी हुई
अगर आप बच्चों को ये चाहते हैं, आजकल तो बच्चों को देना पड़ा, फोन देना पड़ा सबको, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो छोटे बच्चे हैं, अरे आपके बच्चे अगर इतने बड़े बड़े हो गए तो औरों को सिखाओ इसी, जिनके बच्चे छोड़े, जो न्यूली पेरेंट्स बने हैं, जो माँ बाप नए नए बन रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे फोन ना सुने, फोन का आदत बड़ी खराब है, फोन बड़ी खराब चीज है, फोन और टेलीविजन, तो उसके लिए जरूरी है कि छोटे जो बच्चे हैं उसके सामने आप फोन का यूज ना करें घर में, और झट आप फोन का यूज करते रहेंगे और उसको धुतकारते रहेंगे, उसको मारते रहेंगे, वो कभी नहीं मानेंगे। हो सकता है कि आप कभी उसकी इतनी बड़ी झापड़ मार दें कि बच्चे का नुकसान हो जाए। तो गलती किसकी है? अगर समाज में बच्चे जैसे भी हैं, अगर हमारे समाज में, हमारे परिवार में बच्चे अच्छे हैं, इसका मतलब उसके जो गार्जियंस हैं, उनके जो माँ बाप हैं, उनके जो समाज में इधर उधर रहने वाले लोग हैं, वो बहुत संस्कारवान है। बच्चा अपने आप कहीं से सीख के नहीं आता, सब कुछ हमसे ही सीखता है। झूठ बोलना सीखेगा हमसे सीखेगा, सच बोलना सीखेगा हमसे सीखेगा, सब कुछ सीखेगा हमसे। अपने आप उसके पास कहीं से कोई अलग डिक्शनरी नहीं थी भगवान ने कि तू इसको छोड़, इसको पढ़ ले, और हम दोष दे रहे हैं कि बच्चे खराब हैं, आजकल गार्जियन का बड़े का वो नहीं करते। अब घरों में देखिए, जो माँ बाप अपने माँ बाप की अच्छी सेवा सुरक्षा कर रहे हैं और उनके बच्चे देख रहे हैं कि दादा दादी की कहना मान रहे हैं, उनको अच्छा भोजन खिला रहे हैं, उनके दवा दारू का ध्यान रख रहे हैं। दारू से नहीं बेटा, मतलब दवा से, दवा दारू दवाई है, वो दवाई है, वो दारू से मतलब नहीं है। वो इसका वो है ना, जैसे चाय वाय ऐसे बोलते हैं ना, चाय वाय नहीं बोलते ऐसा, तो चाय तुम पीते पर वाय तो नहीं पीते ना, तो वैसे उसके दवा दारू से मतलब है। तो उसके जो मतलब बच्चे होते हैं उस परिवार में, वो अपने दादा दादी की बड़ी देखते हैं उनको करते हुए, तो जब वो बड़े होते हैं तो अपने माँ बाप की। लेकिन आजकल के क्या है कि बहुत से तो दादा दादी वहां है ही नहीं, सेवा कहां से करती गाँव में, उसने उठाए बच्चे वहां ले गए शहर में उठा के। तो खैर कोई भी ऐसी बातें हैं, तो हम जैसा भी अच्छा समाज चाहते हैं जीवन में, वैसा हम अपने आप व्यवहार करें, बच्चे अपने आप सीखते हैं। एक बात मैं और बताना चाहता हूं, इस बात को आप छोटे जो गार्जियन से उनको बताना, छोटे जो माँ बाप हैं। एक बच्चा जो है पहले कौटिल्य के नाम से आता था टीवी में, सुना बेटा आपने कभी? कौटिल्य के नाम से, हरियाणा का रहने वाला, इस समय वो लगभग हो गया 13 साल, हाँ जी, यस इतना हो गया। तो जब वो 6-7 साल का था तो उसको सारी चीजें याद, भारत की सभी राज्यों की राजधानी याद, प्रधानमंत्री के नाम याद, फलाना, उसको पता नहीं कहां से सब कुछ याद है। तो पिछला जो इलेक्शन था, पिछले इलेक्शन से पिछला इलेक्शन था, तो हमारे उस धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र से नारायण सिंह राणा जी विधायक के लिए उठे हुए थे, और उनकी बड़ी पहचान है, वो लंबे चौड़े दायरे के आदमी है, राजनाथ सिंह जी उनकी समधी हैं, सबको पता है। तो उनके चुनाव प्रचार में वो कौटिल्य के दादाजी आ रखे थे हरियाणा से, कौटिल्य के दादाजी। तो जैसे ही लोगों ने समझा कि तो कौटिल्य के दादा है, तो उसके पीछे पड़ गए कि तुम्हारा जो नाती है ये कौटिल्य, इसको इतनी सारी चीजें कैसे याद है, क्या है ये बच्चा, क्या मामला है। तो उन्होंने कहा भाई पहली बात तो ये है कि आप ये अपने दिमाग से हटा दो कि वो अन्य बच्चों से कुछ अलग है, वो बिल्कुल अलग नहीं है। केवल इतनी सी बात उसने बताई कि जो एजुकेशन है, ये देखिए, उन्होंने कहा कि उसको बहुत जल्दी याद होता है, और हमने उसको कहानियां सुना रखी, जैसे राजधानी बता दी ये है तो उसको याद हो जाती है, कि बार फीड हो जाता है दिमाग में, और केवल उसको याद हो रखा। और हमारा काम है उनको कहानियां सुनाना, पढ़ करके, मतलब ऐसा होता है ना कि शुरू में जो एजुकेशन होती है उसको पढ़ के सुनाना चाहिए, उसको याद बहुत जल्दी होता है बच्चे को, तो वो भी एजुकेशन है उसके लिए। लेकिन लोग क्या काम करेंगे, उसको लिखना सिखाएंगे पहले, और तो लिखना उसको आता है, फिर मारेंगे, और मारेंगे उसको तो फिर उसका जो एजुकेशन है उससे वो डर होती है उसके दिमाग में पैदा हो जाती है। तो जो भी गार्जियंस हैं उनको पहले आप मौखिक कहानियां सुनाइए, ये नहीं कि अपने आप दिन भर फोन में लगे रहो, व्हाट्सएप में उसको कहीं पूछ ही नहीं रहा। तो अगर आप जितनी कहानियां उस बच्चे को सुनाएंगे उसको उतनी जल्दी याद होगा और वो होशियार बनेगा। इस बात का ध्यान आप गार्जियंस रखें। और बाकी जहां तक मेरी बात है, मैं हमारे पास बताने के लिए, क्योंकि हम लोग भी गार्जियंस भी हैं, टीचर भी हैं, सब कुछ है, आपके लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन अभी हम आपको बहुत कुछ नहीं बताएंगे, आप बहुत कुछ जानते हैं। और अपनी परीक्षा को मतलब एक फेस्टिवल के रूप में, एक मेले के रूप में उसको मनाइए, बच्चों को अच्छा खाना खिलाइए। और जैसे कुछ बातें ऐसी हैं, जब आप घर से निकलें परीक्षा देने के लिए, तो कम से कम आप टॉयलेट घर में कर लें,
मैं वो बता रहा हूँ आपको। कई बार ये होता है कि स्कूल में जो है आपको टाइम ही नहीं मिलता कि टॉयलेट जाने का, वो नहीं जाना चाहिए। तो अपना फ्री होकर के अपना टिफिन तो ले जाना नहीं हुआ, टिफिन की जरूरत है नहीं। जो अगर ज्योमेट्रिकल बॉक्स है ये सब फिट करके लिस्ट बना के जैसे बताया, आप लोग इस बात ध्यान रखिए। और बच्चे को पर्याप्त पानी पीने दीजिए, बच्चे को अच्छा खाना खिलाइए, जितना अच्छा खाना खिलाइए, दूध पिलाइए उसको, सोने का पूरा टाइम दीजिए उसको, और ज़्यादा उसको परेशान मत करिए, और सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और जो नंबर की गणित है उसमें मत उलझिए ज़्यादा। कई बार हम लोग क्या काम करते हैं कि उसके बेटे ने तो साहब इतने % नंबर लाए, और तू तो कहाँ से आएगा जब पढ़ ही नहीं रहा, और ये है सो ये कोई ज़रूरी नहीं। आगे जो है बहुत कॉम्पिटिशन्स होते हैं, और ज़रूरी नहीं कि नौकरी के लिए बच्चे को तैयार करना है। जीवन में नौकरी के लिए बच्चे को तैयार मत करो, नौकर बनाने के लिए नहीं है बच्चे। एक बार आपको याद होगा कि 4-5 साल पहले भुवन्या नाम की एक लड़की देहरादून में ICC टॉपर आई थी। सुना बेटा आप लोग? भुवन्या था उसका नाम, उस बच्ची का नाम है भुवन्या, और देहरादून की ICSE बोर्ड में टॉपर आई थी, इंडिया टॉपर। तो उसके बाद जो है उसके पीछे पत्रकार पड़ गए, ये कर गए, उन्होंने कहा एक दिन पूछे इसको कि क्या उसने पढ़ा, कैसे पढ़ा। तो बच्चे तो जबरदस्ती बेवकूफ क्या पूछने, फालतू बातें हैं, लेकिन फिर भी चलो सब लोगों की नजर में आ जाता है बच्चा थोड़ा सा। कई बातें उससे पूछी गई, तो उसको एक बात पूछी गई कि पढ़ने लिखने के बाद तुम क्या बनोगे। तो आजकल तो समाज में भर रखा है कि मैं तो IAS बनूंगी, IPS बनूंगी, फलाना बनूंगी, पता नहीं क्या क्या लोग, सब ऊंची बातें। उस लड़की ने कहा कि मैं एक NGO खोलूंगी, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, NGO होते हैं समाज में, सुना आप लोगों ने? तो NGO खोलूंगी। तो पत्रकार चुप हो गए। उन्होंने कहा भैया जो इतने टॉपर बच्चे होते हैं वो बोलते हैं मैं साइंटिस्ट बनूंगी, IAS बनूंगी, PCS बनूंगी, या कोई अच्छी टीचर बनूंगी, और तुम क्या बनोगी NGO खोल करके बताओ। तो उन्होंने कहा जी मैं इसलिए NGO खोलूंगी कि मैं उस NGO के आधार पर जो है वो महिलाओं के लिए काम करूंगी, ताकि महिलाओं का जीवन बहुत अच्छा बने, लड़कियों का जीवन बहुत अच्छा बने, वो काम करूंगी मैं। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा, फिर वो टटोलने लगे कि क्यों करोगी तुम ऐसा, फलाना बड़ी नौकरी क्यों नहीं करोगे, नेता बनोगी, इससे क्या है मतलब है। तो वो लड़की हुई, बच्चे हुए छोटे छोटे, वो ऐसे घुमा फिरा के उनके बारे में जवाब देने का वो होता नहीं है, और छोटी लड़की हुई। तो उन्होंने जो है उनको उल्टा हटा दिया। उन्होंने कहा भाई देखो ऐसा है कि अच्छे नंबर है वो अच्छे काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए नहीं है। बहुत चुप हो गए। फिर उन्होंने कहा अच्छे नंबर अच्छे काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए थोड़ी है कि नौकरी करेंगे सब लोग अच्छे काम, इसका मतलब ये थोड़ी है। तो प्यारे बच्चों, आप बहुत अच्छे काम करने के लिए अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। पहली बात, आप एक अच्छे इंसान बनिए। अच्छे इंसान किसको बोलते हैं? जिसके अंदर दया की भावना हो, कर्पटता की भावना हो, जिसके अंदर संवेदनशीलता हो, जिसके अंदर दूसरे की सहायता करने की भावना हो, उसको एक हम अच्छा इंसान कहेंगे। जिसके अंदर लीडरशिप के गुण हो, एक लीडरशिप के गुण के आधार पर आप कई लोगों का भला कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं। तो ऐसे इंसान बनाओ। गार्जियन से ये अनुरोध है कि आप अच्छे इंसान बनाने के लिए बच्चे को प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करें, और जीवन में जीवन बहुत अपने आप बहुत अच्छा हो जाएगा। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। कई बार तो बहुत अच्छे नंबर लाने वाले व्यक्ति पीछे रह जाते हैं, और जिसके अंदर कुछ ये सारे एक्टिविटी के गुण होते हैं वो बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सारी बातें हैं। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, और बच्चों को भी थोड़ी बहुत अच्छा लगा होगा। इसके अलावा हमारा जो यहाँ पर प्रधानाचार्य जी हैं, आदरणीय नौटियाल जी हैं, ये पूरा प्रबंधन है। हमारे अभिभावक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, हमारे विभागीय प्रचारक महोदय हैं। इन सबका मैं आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे भी बुलाया यहाँ पर। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमें बच्चों के बीच में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम शिक्षा विभाग के लोग हैं, और समय समय पर हम आपस में कोऑर्डिनेशन लेके भी चलते हैं। कई बार आदरणीय नौटियाल जी हमारे यहाँ के कुछ लेक्चरर्स को, टीचर्स को यहाँ पर बुलाते हैं, और उनसे डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, और वो सब आपके लिए करते हैं प्यारे बच्चों। इनडायरेक्ट रूप से चर्चा करते हैं, परिचय करते हैं, हम फोन पे बातें करते रहते हैं। तो हमारा ये उद्देश्य है, आगे हम और ज़्यादा मिलेंगे जुलेंगे। और तो मैं सबको अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, और गार्जियन से कहना चाहता हूँ कि आप बच्चों को तनाव से बाहर रखें पूरी परीक्षा के दौरान, और उनको अपने साथ पढ़ने दीजिए। कोई ऐसी बात नहीं है, कोरोना ने कोई कुछ नहीं बिगाड़ा। यहाँ पर आपने देखा ऑनलाइन बहुत कुछ टीचर्स ने उनको सपोर्ट किया, और आगे बहुत अच्छा होगा, वैसे ही रिजल्ट रहेगा जैसे और दिन रहता था। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।